चलिए लास्ट क्वेश्चन है 1000 क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बड़े ध्यान से करना है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का 1000 क्वेश्चन जो है वो हमने मॉडर्न हिस्ट्री के किए हैं, और जो बच्चे अगर लगातार जुड़े हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन। चलिए देखिए आगे जो है, अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोगों ने बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर इसको करने का प्रयास करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय, एक मिनट के लिए रुकिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मौलिक अधिकारों और आर्थिक स्थिति में बदलाव के लिए कौन सा प्रस्ताव पारित किया? पहले यहाँ पर आंसर को ठीक तरीके से करने का प्रयास करेंगे, पर इससे पहले सबसे पहली बार जो था मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है अधिकार की जो बातचीत थी वो कब की गई थी? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में इसकी बातचीत की गई थी। नेहरू रिपोर्ट, इसको अच्छे से समझिएगा, नेहरू रिपोर्ट। ये बात तो क्लियर हो गई। फिर दूसरा सवाल यहाँ से ये आ रहा है कि आखिरकार मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो व्यक्ति के आध्यात्मिक मीन्स स्पिरिचुअलिज्म, साथ में इकोनॉमिक और शारीरिक, जिसको हम फिजिकल कहते हैं, या ऐसे बोलें कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए काफ़ी जरूरी होते हैं, उनको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, उसे मौलिक अधिकार कहेंगे। तो मौलिक अधिकार की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। पर यहाँ पर इससे ही काम नहीं चलने वाला, यहाँ से आप लोगों को कुछ एक चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि जब मौलिक अधिकारों की बातचीत चली थी तो उस वक्त नेहरू रिपोर्ट जो दिल्ली में पेश की गई, तो अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की गई थी कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसके तहत हमारे संविधान में आने वाले समय में मौलिक अधिकार जोड़े जाए और हमारे यहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार दिए जाए। दूसरा जो पॉइंट है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का मतलब था कि हमारे देश के अंदर जो लोग हैं उनका आर्थिक शोषण ना हो, आर्थिक शोषण ना हो। जो हमारे देश के अंदर लोग थे उनका आर्थिक शोषण ना हो, इस बात को आपने बड़े ध्यान से समझना है। हमारे देश के अंदर जो लोग थे उनका आर्थिक शोषण ना हो, उन्हें वेतन अच्छे दिए जाए, जो काम करने के घंटे थे वो अच्छे से निर्धारित किए जाए। ये बातचीत भी कांग्रेस ने की। देखो मौलिक अधिकार की पहली बार बातचीत तो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा की गई। फिर कांग्रेस का एक सेशन हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन है किस सेशन में कांग्रेस ने इस वाले प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी। जो कांग्रेस का सेशन था उसकी बातचीत है। तो यहाँ पर जो आपके सामने बातचीत लिखी हुई है वो है कराची सेशन। कराची सेशन में ऐसा किया गया, कराची सेशन में ऐसा किया गया। और ये जो दो चीज़ें आपको यहाँ पर लिख कर रखी है, मौलिक अधिकारों और आर्थिक स्थिति वाला प्रस्ताव पारित किया गया। आखिरकार जो ये कराची है तो इसका हेड मैप आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। ये कराची कहाँ पर है और कराची हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप कराची की बातचीत करें तो कराची जो है वर्तमान में आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? रावी नदी के आस पड़ोस में देखने को मिलेगा। रावी, इसको अच्छे से समझिएगा। और ये जो रावी नदी के आस पड़ोस में देखने को मिलेगा तो लाहौर के आस पड़ोस में कराची देखने को मिलेगा, लाहौर के आस पड़ोस में। और लाहौर किसका पार्ट है? पाकिस्तान का पार्ट है। इस बात को आप लोगों ने समझना है। पाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी देश है। मैकमोहन रेखा तो चीन और भारत के बीच में है, चीन और भारत के बीच में है। पर मुझे बताइए कि रेड क्लिफ लाइन जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में है कि नहीं? LOC और LAC किस और किसको अलग करती है? डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो जो रावी नदी है उसके आस पड़ोस में कराची पड़ता है। क्या पड़ता है? कराची पड़ता है। और लाहौर में ये देखने को मिलता है, एक शहर है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय
इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। इस वाले रीजन में अरब सागर देखने को मिलता है। ये चीज़ आप लोगों ने बड़े ध्यान से याद रखनी। अरब सागर देखने को मिलता है, अरब सागर। इस बात को अच्छे से समझना है मेरे भाई, मेरे बंधु। तो कराची के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मौलिक अधिकार की जब मांग की, जब हमारा संविधान लागू हुआ, फिर भाग 3 में इसको शामिल किया गया। और भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं, जस्टिसेबल है, न्याय योग्य है। इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। 32 और 226 आर्टिकल में ऐसा प्रोविजन करके रखा है कि 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और साथ में 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। तो ये बातें कही हुई है। अब थोड़ा सा जब आप ये पढ़ बैठते हैं तो थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी है कि आपके लिए जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या ये ऑप्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कराची का सेशन जो है ये क्यों महत्वपूर्ण, कराची का सेशन क्यों महत्वपूर्ण। देखिए, कराची सेशन क्यों महत्वपूर्ण, कराची सेशन क्यों महत्वपूर्ण, सेशन क्यों महत्वपूर्ण। तो नंबर 1 पे कहाँ पर हुआ, ये कराची में हुआ, इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा। अध्यक्ष जो है वो कौन थे, वो सरदार पटेल जी थे। कौन थे, सरदार जी थे, सरदार जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नदियाद, गुजरात के रहने वाले, हमारे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हमारे पहले गृह मंत्री, लौह पुरुष इन्हीं को कहा गया। और सरदार की उपाधि बरदौली के औरतों ने 1928 में जब बरदौली सत्याग्रह में ये जीते तब दी गई। तो ये कुछ एक चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी। भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क, इन्हीं को ये नाम दिया गया है। सरदार पटेल के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो कराची सेशन जब हुआ तो पहली बार कांग्रेस ने क्या किया, मौलिक अधिकारों और आर्थिक स्थिति वाला प्रस्ताव पारित किया। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलो, ये तो अच्छे से आपको क्लियर हुआ, पर इसके साथ ही अन्य चीज़ें जो है यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा, हमारे लिए अन्य चीज़ें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। तो नंबर 1 पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर पूना दिख रहा है बेटा। पूना जो है ये मुंबई में स्थित है और इस वजह से ही मुंबई को फिल्म सिटी कहा जाता है। और मुंबई जो है इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया है और हमारे इंडिया का पहला नेचुरल हार्बर, सबसे बड़ा नेचुरल हार्बर। नेचुरल हार्बर का मतलब होता है प्राकृतिक बंदरगाह। आरबीआई का हेडक्वार्टर, सेबी का हेडक्वार्टर, साथ में जो हमारा इकोनॉमिक कैपिटल और आरबीआई का हेडक्वार्टर इसी रीजन में देखने को मिलता है। तो पूना उससे कुछ दूरी पर है। तो पूना अधिवेशन जो है, पूना तो अधिवेशन याद नहीं रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, पर पूना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये बात क्लियर हो जाती है तो आगे आइए, आगे भी एक ऑप्शन है जो आपको सीखना है और यहाँ से भी ढेर सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। अब आप बोलेंगे ये कौन सा ऑप्शन है और कौन सी बात आपको सीखनी है। तो देखिए, ये जो ऑप्शन है या जो सीखना है वो है बेटा इलाहाबाद। इलाहाबाद क्यों? देखो, इलाहाबाद अधिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इलाहाबाद है। इलाहाबाद जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ये त्रिवेणी क्षेत्र है। त्रिवेणी क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो 3 नदियों के तट पर बसा होता है। पुराने टाइम में यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता था। एक तो गंगा आई, जो हमारी नेशनल रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे इंडिया की, गंगा। और दूसरी आई यमुना, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की, अच्छे से समझेगा। फिर तीसरी आती है सरस्वती। ये सरस्वती जो है वैदिक काल की सबसे पवित्रम नदी मानी जाती है। सरस्वती अभी विलुप्त मानी जाती है। तो प्रयागराज जो मतलब इलाहाबाद है, इलाहाबाद में ये मिला करती थी, अभी ये विलुप्त है। तो ये 2 नदियाँ तो गंगा और यमुना इलाहाबाद में मिलती है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम जो है ये प्रयागराज है। क्या है? प्रयागराज है। प्रयागराज, इसको अच्छे से समझिएगा, प्रयागराज है। और यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति एक शिलालेख है। मुझे बताइएगा किस शासक से वो संबंध रखता है। ये बात क्लियर हो गई। फिर दूसरी बात क्या होती है कि हमारे देश के अंदर एक सबसे बड़ा मेला होता है जिसको कहते हैं कुंभ का मेला। सबसे ज़्यादा भीड़ विश्व की इसी मेले में देखने को मिलती है, कुंभ का मेला। जब आप इस मेले के बारे में पढ़ेंगे तो ये मेला 4 स्थानों में लगता है। उनमें से एक स्थान जहाँ पर ये मेला लगता है वो इलाहाबाद भी है। जहाँ पर ये मेला लगेगा वो स्थान इलाहाबाद भी है। इस बात को अच्छे से समझना। कौन सा स्थान है? इलाहाबाद। जब आप ध्यान से पढ़ें तो इलाहाबाद जो है यहाँ पर
कुंभ का मेला भी लगता है। एक प्रमुख स्थल है 4 स्थानों में से जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। तो इलाहाबाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट हुआ कि नहीं? ये जो इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद जो है ये यूपी स्टेट में पड़ता है। कहाँ पर पड़ेगा? यूपी स्टेट में पड़ता है। इस बात को आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये यूपी जो स्टेट है वहाँ पर पड़ता है। इसको बिल्कुल आप लोगों ने नहीं भूलना है। कहाँ पर पड़ेगा? ये यूपी में पड़ेगा। इसको आपको अच्छे से याद रखना। 4 स्थान अन्य कौन कौन, मतलब 3 अन्य कौन कौन से स्थान हैं? तो आपने नासिक पढ़ा होगा, आपने उज्जैन पढ़ा होगा और हरिद्वार पढ़ा होगा। वहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। आई थिंक आप अच्छे समझ गए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ें जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी है, और ये चीज़ें कौन सी है उसको ध्यान से देखिएगा। अब ये जो यहाँ पर चीज़ें दे के रखी हुई है, उनमें से एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? देखिए, नंबर 1 पे आप लोगों ने बड़े ध्यान से इसको समझना है, और समझने के बाद लखनऊ, बेटा लखनऊ जो है किस नदी के आस पड़ोस में है? देखिए, ये जो है गोमती नदी के आस पड़ोस में, गोमती नदी के आस पड़ोस में है। और गोमती नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। तो ये जो क्वेश्चन था आज हमारा अंतिम क्वेश्चन था। 1000 की जो मैराथन हुई मॉडर्न हिस्ट्री की कैसी रही? अगले सेशन में हम अन्य किसी सब्जेक्ट की 1000 की मैराथन करने वाले हैं। और जो भी बच्चे आए थे एक बार जरूर बताइएगा क्या मज़ा आया कि नहीं। आपके जो 209 रुपये थे वो वसूल हुए कि नहीं हुए? एक बार बताना, 209 रुपये आपके वसूल हुए कि नहीं हुए? किसी को अगर फिर भी लगता है तो ये रिफंडेबल है। अगर मज़ा नहीं आया और आपको लगता है कि मेहनत इसके पीछे काफ़ी कम की गई है, तो इसमें से भी आपको क्या किया जाएगा? कुछ एक पैसे रिफंडेबल किए जाएंगे अगर किसी बच्चे को लगता है। क्योंकि लगभग अगर सुबह 6 से लेकर अभी आई थिंक 6:30 बजने वाले हैं, तो आप लगा लो कि पूरा को पूरा मैराथन हुई है। बीच में थोड़ा गैप अगर मान लिया जाए, लंच का ब्रेक को छोड़ दें, तो लगातार क्लास हुई है। तो आई थिंक आप लोगों ने इसका काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। और अगर एंजॉय किया है तो बताइएगा, और नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहिएगा, नेक्स्ट संडे के लिए। ये था सेशन। धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आप अन्य पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, इस नंबर पर फ़ोन जरूर कीजिएगा, 9625392020। इसमें आपको ढेर सारी इस नंबर पर फ़ोन करके आप ढेर सारे जो कोर्सेज है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको इन कोर्सेज से काफ़ी फ़ायदा होगा। धन्यवाद, जय हिंद। आपका दिन आज का तो धमाकेदार रहा है, संडे स्पेशल था, और आपने कई चीज़ें ढेर सारी सीखी है। तो और जो बातचीत है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सभी बच्चे ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा रहा। धन्यवाद, जय हिंद।